Welcome to Vidyasar classes, Chapter 1 Chemistry, Lecture 2 CBSC course. In this lecture, I will discuss all type of equation. All type of equation. All type of equation. First of all, we discuss about the informatic केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तीन टाइप का इंफॉर्मेशन होता है। सबसे पहले होता है चेंज इट्स स्टेट, चेंज इट्स स्टेट। दूसरा होता है चेंज इट्स टेम्परेचर, और थर्ड चेंज इट्स कंडीशन। तीन तरह का इंफॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशन से मिलता है, और इसी इंफॉर्मेशन को मैंने चेंज इन स्टेट के अंदर में मैंने आपको सारा कुछ करा दिया है। चेंज इन स्टेट के अंदर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। सॉलिड को क्या लिखना है, एस। लिक्विड को क्या लिखना है, एल, है ना, ब्रैकेट में उसके सामने। गैस को क्या लिखना है, जी, या ऊपर हाइफन, ठीक है। प्रेसिपिटेट को क्या लिखना है, प्रेसिपिटेट। जो बचता है उसको लिखना है पीपीटी लिखना है, या ऐसे डाउनवर्ड भी कहीं कहीं कर देते हैं। और जो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन, उसको क्या लिखना है, एक्वस। ये कहते हैं चेंज इन स्टेट। वो उसमें दिखा देते हैं। एक दो एग्जाम्पल के थ्रू से मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे C+O2 अगर हमने लिखा CO2, सिंपल लिखना है आपको। ये गैस है, ये गैस है, और ये सॉलिड है। इसके आगे में सॉलिड लिख दो, ठीक है। Zn+H2SO4 गिव्स क्या देता है, ZnSO4 प्लस H2। साफ लिखना है, इसको एक्वस लिख दो, इसको भी एक्वस लिख दो। दो चीज़ से जो भी चीज़ मिले एक्वस लिख दो। ये हो गया सॉलिड और ये हो गया गैस। सिंपल है, कुछ नहीं। आइडेंटिफिकेशन इसमें करनी है, सारी चीज़ें क्या करनी है आपको, आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये था चेंज इन स्टेट। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है चेंज इस टेम्परेचर, सेकेंड पार्ट। चेंज इस टेम्परेचर में दो तरह के चीज़ होते हैं। इसमें टू टाइप का होता है। एक में होता है हीट, मैंने नीट लिख दिया है ना, हीट रिलीज इंफॉर्मेशन, और एक होता है हीट एब्जॉर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक क्या होता है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट इज कॉल्ड हीट रिलीज। हीट या हीट एनर्जी भी कहीं कहीं लिखी होती है, हीट एनर्जी। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि ये जगह मिल जाए। ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक था ना, ये तो आप लोग को ऐसे भी पूरा समझ में आ गई थी, है ना। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आइए, प्रोडक्ट प्लस हीट एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स इफ एनी रिएक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट के बाद हीट ऐड हो या हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब वहाँ में जो इक्वेशन होगा, जो केमिकल इक्वेशन होगा, वहाँ पे हीट को कहाँ दिखाना है हमें, राइट साइड में, राइट साइड। दैट मीन्स राइट साइड कहाँ, जहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। और हीट एब्जॉर्ब में क्या होगा, सिंपल है, रिएक्टेंट प्लस हीट या हीट एनर्जी, दोनों सेम है, गिव प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट से पहले हीट आएगा, और इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये
कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल में चलिए, सिंपल चीज़ में चलिए, जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल, C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। कौन सा? एक्सोथर्मिक। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हीट कहाँ पे है? प्रोडक्ट साइड में। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? रिएक्टेंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड आइए, CH4 नेचुरल गैस बोलते हैं, मीथेन। इसके ऊपर में अगर क्या करेंगे? ऑक्सीजन। इसको अगर बर्न करेंगे मीथेन को तो क्या बनाएगा? CO2 गैस प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये जो वाटर है, वाटर के फॉर्म में नहीं होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, क्योंकि हीट होता है। ये मीथेन गैस जलती है, इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। कौन सा गैस? इसको मीथेन है, ये लिख देता हूँ, मीथेन। या इसको कौन सा गैस बोलते हैं? नेचुरल गैस, है ना। इसको जब ये मीथेन ऑक्सीडाइज होती है, यानी कि जब इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन को के साथ, ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्ट करता है किसी भी चीज़ को जलने के लिए, तो और ये तेज़ी से जलती है मीथेन गैस, क्योंकि मीथेन गैस खुद क्या होती है? इनफ्लेमेबल गैस होती है। ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये हाईली फ्लेम के साथ क्या होती है? बर्न होने लगती है। बर्न होने के बाद जब भी, चूंकि इसके साथ कार्बन है, तो कार्बन जब बर्न होगी तो हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगी? CO2 बनाएगी। और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा? वाटर। लेकिन एक्चुअल वाटर फॉर्म में नहीं होगा। वाटर किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में। और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। क्या होगी? रिलीज। जब हीट रिलीज हुई तो हमने इक्वेशन में राइट साइड में लिख दिया। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेटिक केमिकल इक्वेशन। जब राइट साइड में लिखा तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब हम एक रिएक्शन के बारे में और बात कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। आप लोग भी देखते होंगे, खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या बनाता है? ग्लूकोज, C6H12O6। इस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है तो स्टार्च के फॉर्म में मिलता है। इसके ऊपर में जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन जब इसके ऊपर में रिएक्ट करता है, ये देखो ऐसा चेन बनता है बॉडी के अंदर में, ये इनहेल होके ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन यहाँ से आता है, C6H12O6। इसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है? यहाँ से क्या निकलता है? CO2 गैस। ये इधर से आती है और इधर से जाती है, क्या निकलता है? CO2 गैस। और ये इनहेल होता है, इनहेल, और ये एक्सहेल होता है, ये बाहर निकलती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो हम ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ये ब्रीथ ऐसे ही नहीं होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? जब ऑक्सीजन इसके साथ जलती है, जब ये स्टार्च क्या होता है? जलता है, बर्न होता है। आफ्टर द बर्निंग ऑफ ए स्टार्च विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, देन ये स्टार्च C के साथ कंबाइन होकर CO2 निकालता है, और CO2 निकालने के बाद ये क्या होता है? इनहेल के रूप में आता है। जिस रिएक्शन को मैं ज़रा कंप्लीट करता हूँ, क्या होता है? जब ये रिएक्शन होता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलता है, और उतना ही मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी रिलीज होता है, और इसके साथ साथ हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? हीट एनर्जी। जो हीट एनर्जी निकलती है वो बॉडी के ब्लड्स वगैरह में हो जाता है। इसलिए जब हम इनहेल करते हैं ना, तो देखोगे जो हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा जो ब्रीथ आता है, जो हमारा जो श्वास आता है, वो हल्का सा गर्म होता है, क्योंकि ये हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये ब्रीदिंग प्रोसेस, क्योंकि बाद में हीट निकलती है, इसलिए ये भी कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक। क्लियर है? तीनों रिएक्शन क्लियर हो गए? तीनों रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम? बाकी और भी बहुत सारे हैं। मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करो ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज़ अगर बर्न होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। सीधी सी बात याद रखना, कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन के साथ अगर वो ऑक्सीडाइज होगी तो वो हमेशा बर्न करेगी, तो हीट रिलीज ही करेगी, MgO बनाएगी। ठीक है, प्लस हीट, ये याद रखना।
ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, समझ में आ गई। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम? अब मैं इसको, आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट प्लस हीट एनर्जी निकलती है। एंडोथर्मिक में हीट जो है सो क्या होती है, रिएक्टेंट में ऐड होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। वो रिएक्शन तब होती है जब उसके ऊपर में पहले हीट लगाया जाता है। और जो एक्जोथर्मिक होती है उसमें हीट बाद में निकलती है, आफ्टर द रिएक्शन। ये बिफोर द रिएक्शन होता है, ये आफ्टर द रिएक्शन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब चलेंगे हम एंडोथर्मिक, किस पे चलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन दो टाइप का है, चेंज इस टेम्परेचर, चेंज इस स्टेट हो गया, अब चेंज इस टेम्परेचर में चलते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है जी? एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब, दैट मीन्स रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट। इसका एक कॉन्सेप्ट याद रख लिए, जितना भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी होगा वो सब एंडोथर्मिक होगा। वो मैं आगे कराऊंगा, टाइप ऑफ रिएक्शन, इसके बाद जस्ट उसी पे आना है। जितना भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी क्या होगा, ए गिव्स बी प्लस सी। ये कब देगा? ए प्लस हीट गिव्स क्या देगा? बी प्लस सी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक दो एग्जांपल के थ्रू से मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे N2 प्लस O2, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कब ऑक्सीडाइज होगा? प्लस हीट। ये भी छोटा मोटा हीट नहीं, 3000 डिग्री सी पे जो हीट होगा, तो ये क्या बनाएगा? 2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं। लिख देता हूँ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। कहाँ से निकलता है? जो व्हीकल के जितने इंजन होते हैं उसमें बनती है। व्हीकल के जो इंजन होते हैं ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हाईली पॉल्यूटेंट है। ये पॉल्यूटेंट है, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, और ये व्हीकल के इंजन से निकलता है। जब उसकी इंजन ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए कहते हैं ना कि ज़्यादा हीट इंजन होती है तो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, इसलिए इंजन को हमेशा क्या करते हैं? ठंडा करके चलाते हैं। N2O2 प्लस हीट, 3000 डिग्री जैसे हीट बनेगी तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना बना के क्या बनाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये बिग पॉल्यूटेंट है जो कहाँ से निकलती है? व्हीकल के इंजन से। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखो, मार्बल चिप्स CaCO3 को फिर अगर हीट कर दो, क्योंकि हीट पहले लगी है तो ये एंडोथर्मिक है, तो ये क्या बना देगा? CaO प्लस CO2 गैस करेगा ना। ठीक है, पहले हीट लगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और भी मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ। फोटोसिंथेसिस के अंदर में भी वही बात है। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट से क्या करती है? जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वो हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस होता है। ये बायो का टर्म है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाता हूँ। अब बायो में जब जाना तब कर लेना। एक और एंडोथर्मिक का सबसे एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है? H2O को ब्रेक करते हैं। कब? ये ऐसे तो ब्रेक होगा नहीं, किससे होगा? इलेक्ट्रिसिटी से। जब इसके ऊपर में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी किस फॉर्म में होता है? हीट के फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी भी किसके फॉर्म में होता है? हीट के फॉर्म में। तो ये क्या बनाता है? H2 प्लस O2। ये दोनों गैस अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे, समझा ही देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है,
अब इसके अंदर में कुछ नहीं करना, एक बीकर ले लीजिए। इसके अंदर में क्या ले लीजिए, वाटर, क्या ले लीजिए, H2O, और इसमें H2SO4 डाल दीजिए, कुछ ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप्स, 2-4 बॉट, फ्यू ड्रॉप्स, यहाँ लिख देता हूँ, फ्यू ड्रॉप्स। इसका कनेक्शन कर दीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो गया, ये आपका है कैथोड, नेगेटिव एनोड, और यहाँ पे एक ले लीजिए पॉजिटिव एनोड। ठीक है, इस दोनों को एक सर्किट के थ्रू से यहाँ पे हमने जोड़ दिया। एक यहाँ पे ले लिया हमने बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी ले लो, ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है। और इसको क्या करो, एक स्विच से, की स्विच से इसको हमने जोड़ दिया सर्किट को। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो H2SO4 का है आप देखोगे। इसके बाद क्या करो, इसको दोनों इन्वर्टेड एक जार ले लो, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक जार ले लिया, जो गैस जार होता है ना, इसको कॉर्क से पूरी तरह बंद कर दो, है ना, ये भी ले लो, चलो कोई नहीं, इसको कॉर्क से बंद कर दो पूरी तरह, टाइटली पैक्ड। कॉर्क से इसको टाइटली पैक्ड कर दिया। क्या कर दिया हमने, टाइटली पैक्ड। अब मैं इसमें लिख देता हूँ क्या क्या लिया हूँ। ये था बैटरी, है ना, ये था की, इसका मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। ठीक है, ये हमने 2 टर्मिनल लिया, कार्बन की रॉड ले ली, यहाँ लिख देता हूँ कार्बन रॉड, क्योंकि कार्बन जो होता है सो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। कार्बन का रॉड्स लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है इसलिए। और जब इस सर्किट के ऊपर से जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, इस दोनों के अंदर फुल ऑफ वाटर भी रखना है ना, फुल ऑफ वाटर रखना है। तो हुआ क्या कि जब हमने इसको H2SO4 के लेके जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो आप देखोगे जो ये जो कैथोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल से, ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल्स। थोड़ा मैं इसको रब कर दूं, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो फिर समझ में नहीं आएगी ना, है ना। थोड़ा सा इसको मैं मिटा ही देता हूँ, आप लोग लिख ही लिए होंगे, है ना, थोड़ा सा लिखने में आसान होगी, समझ भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा गचर बचर में अच्छा नहीं होता है। चलिए, फॉर योर कन्वीनियंट, की ले लिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2O, ये कार्बन की रॉड है, कार्बन रॉड, है ना, H2O, यानी कि इसमें हमने पानी लिया है, वाटर, इसको मिक्स कर दिया, किसके साथ, मिक्स विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ किसके साथ, H2SO4 के साथ, है ना। फिर क्या किया हमने, इधर ले लिया, इसको मैंने पैक कर दिया दोनों के ऊपर में इन्वर्टेड गैस जार। ये क्या था, इन्वर्टेड गैस जार लिया, इसलिए कि दोनों में अलग अलग होगा। अब होता क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ें मैं जो बता रहा था, हाइड्रोलाइसिस के अंदर में होता क्या है, ये मैं करा रहा हूँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके अंदर में होता क्या है कि वाटर के ऊपर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब हम लेके चलते हैं, तो ये हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल्स में चला जाता है, और ऑक्सीजन, ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कलेक्ट होता है नेगेटिव में, और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट होता है कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल्स। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू से मिलता है। जब हम जार को करेंगे तो धीरे धीरे जब इससे गैस निकलेगी तो आप देखोगे कि वाटर का लेवल नीचे आ जाता है और ऊपर में गैस चला जाता है। और इस गैस के अंदर में ये जो गैस जार होती है, जो इन्वर्टेड गैस जार, इसमें से वाटर का लेवल नीचे आ जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, और ऊपर में अपर पार्ट में, है ना, गैस फुल हो जाता है। गैस क्या हो जाता है, इसके ऊपर में ये गैस भरने लग जाता है। ठीक है, इसमें भी होता है। और जब फिर उसको एनालाइज करते हैं तो हमें ये लगता है जो नेगेटिव टर्मिनल्स पे है, जिसको कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। आप देखोगे कि 2 मॉलिक्यूल्स, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव, इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलता है, जबकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि H2O। इसका जो रेशियो होता है, ये वेरीफाई ये करता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होगा हमेशा 2:1 के फॉर्म में होगा ऑलवेज। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर
था, इसको ज़्यादा मेरे को कराना नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि चूंकि आगे आएगा तो फिर आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत होना। समझ में आ गई? इसमें कुछ नहीं करना है। एक हमने बीकर लिया जिसमें वाटर और H2S को खोलकर सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन लेने के बाद इसको टर्मिनल और बैटरी से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक हमने की ले लिया। इसको दो टर्मिनल हमने ले लिया, एक नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है जिसको कैथोड बोलते हैं, और राइट साइड में एनोड है जिसको पॉजिटिव है। दोनों के ऊपर में इन्वर्टेड गैस जार लिख दिया फुल ऑफ वाटर से। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से, जब हमने इसका स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से पास हुई है ना, जब ये पास हुई तो क्या हुआ, हम देखते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर में क्या होता है कि वाटर का लेवल धीरे धीरे नीचे आता है, ऊपर में एक गैस जमा हो जाती है, और पॉजिटिव टर्मिनल्स में भी गैस नीचे आता है और ऊपर की तरफ में एक गैस जमा हो जाता है। जब हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी के बाद जब हम दोनों गैस जार को बाहर निकालते हैं और जब उसका मेजरमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमें हाइड्रोजन मिल जाता है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। इससे ये पता चलता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन से जो वाटर बना है उसका रेशियो हमेशा 2:1 होता है, वो फिक्स होता है। यही है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जितने मॉलिक्यूल्स लेंगे उतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक और चलते हैं, भूल गए, कैटलिस्ट। अब जो तीसरा इंफॉर्मेशन है वह है कंडीशनल चेंज, कंडीशन चेंज। हाँ, इसको भी लेके चलते हैं। कंडीशन चेंज होता है जब उसका प्रेशर चेंज कर दो, जब उसका क्या चेंज कर दो, या तो प्रेशर चेंज कर दो या उसका वो चेंज कर दो। कोई भी चीज़ अगर चेंज कर दोगे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 2KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और इसमें हम एक कैटलिस्ट लेते हैं MnO2, इसको बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट लेते हैं। यानी कि पोटेशियम क्लोरेट एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसके ऊपर में जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का एक फ्लो कराते हैं, इसकी लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन का कराते हैं, तो ये क्या बनता है, पोटेशियम क्लोरेट 2KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी को बोलते हैं कंडीशन चेंज। यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज किया, हमने MnO2 लिया जिससे हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगर ये कैटलिस्ट नहीं लेते तो KCl नहीं बनता। इसको बोलते हैं कैटलिस्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन। अगर हम कैटलिस्ट रिएक्शन करते हैं, या मीन्स कि हमने इसको कंडीशन चेंज किया। अगर मैंने इसको हीट नहीं करते और कैटलिस्ट नहीं लेते तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन में यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने के यूज़ में होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे एक हम आपको बता देते हैं, जैसे आप देख लीजिए, जैसे क्या होता है, हमने जैसे ले लिया 6CO2 जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लस 6H2O, है ना, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है और सनलाइट हीट प्रोड्यूस करता है। तो क्या बनाता है, इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, स्टार्च बनता है, C6H12O6 बनता है ना, प्लस प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। यानी कि कंडीशन अगर चेंज हुई, अगर रात के टाइम में क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होगा। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, दिन के टाइम में, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे। अब जब हम लेबोरेटरी में मिथेनॉल बनाते हैं, है ना, विनेगर, और उसके लिए जब वाइन वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं गैस के रूप में और इसको हाइड्रोजन गैस का इस पर फ्लो कराते हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको कंप्रेस करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, कंप्लेक्स मिलाते हैं, जहाँ पे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर कितना लेते हैं, 300 डिग्री C। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे लेंगे तो नहीं होगा। जब इस दोनों टेम्परेचर लेने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर में ZnO प्लस CrO3
ये होता है क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, सीधा सीधा लिख देता हूँ। क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ। ये किस किस लिए यूज हुआ? कैटलिस्ट। अगर ये नहीं लोगे तो मिथेनॉल नहीं बनेगा, CH3OH। ये मिथेनॉल बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। यानी कि कंडीशन चेंज हम कहाँ पे करते हैं? लेबोरेटरी के अंदर में करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के इक्वेशन आपने देखा है, हमने 3 तरह की करते। एक में फिजिकल स्टेट चेंज कर देते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, 3 फॉर्म में बन जाता है। दूसरा, टेम्परेचर चेंज करने से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बनता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी आता है। तीसरा, कंडीशन चेंज करते हैं जिसके कारण में हम कैटलिस्ट लेते हैं, और हीट जब करते हैं, एटमॉस्फेरिक्स लेते हैं, तो उसको हमको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा प्रोडक्ट बन जाता है। अब जो हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, ये तो था कंडीशनल, है ना। अब जो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वेरी सिंपल है। आपको जो पढ़ना है टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर में सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा पढ़ना है आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा पढ़ना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद पढ़ना है, फोर्थ पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सिंपल है, छोटा छोटा है, कोई इसमें जादूत नहीं है, बेसिक सारी चीज़ें हो गई है, तो इसको करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो हमें फिफ्थ करना है वो करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम पहला चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल आसान है। A plus B gives C is called combination reaction। कॉम्बिनेशन, और इसी को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत जगह एडिशन भी लिखा रहता है बहुत सारे बुक्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एडिशन रिएक्शन, है ना। A प्लस बी गिव्स C। जैसे A प्लस बी में कोई भी 2 चीज़ हो सकती है, 2 कंपाउंड भी हो सकता है, 2 क्या हो सकता है, 2 कंपाउंड भी हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल तो मैंने अभी अभी कराया है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस कीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर 2 डालो यहाँ 2, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। C प्लस O2 गिव्स CO2, कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, कौन सा रिएक्शन? 2 कंपाउंड। इसमें देखिए हमने अभी जो किया, ये 2 एलिमेंट था, ये भी एलिमेंट ये भी एलिमेंट, क्या बनाया? कंपाउंड। इसमें भी एलिमेंट एलिमेंट, क्या बनाया? कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड, क्या बनाया? कंपाउंड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई सा भी ले लीजिए, Mg प्लस HCl क्या बनाएगा? सॉरी, Mg प्लस HCl, Mg प्लस O2 क्या बनाएगा? 2MgO। ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे 2 कर दो। Ca प्लस O2 गिव्स CaO, कौन सा रिएक्शन? बैलेंस कर लो, क्या हो जाएगा? 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कन्फर्मेशन क्या है? A प्लस बी गिव्स C। ठीक है, नंबर 2। अब हम चलते हैं दूसरे पे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। सेकेंड इज कॉल्ड, फटाफट देखिए, सेकेंड इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। कौन सा रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? A गिव्स B प्लस C, या इसको ये भी लिख सकते हैं,
A प्लस हीट गिव्स B प्लस C, यानी कि ये एंडोथर्मिक भी होता है. ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट. और इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. और जिससे होकर हीट निकलता है उसको हम ये भी बोल सकते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या बनाता है, CaO प्लस CO2. ये लाइम है, ठीक है. और ये जो लाइम होता है इसका यूज होता है सीमेंट और ग्लास बनाने के लिए, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है. और ये मार्बल चिप्स है, ठीक है. मार्बल चिप्स, जब मार्बल चिप्स को हीट कर देते हैं तो ये दो पार्ट में बढ़ता है, CaO प्लस CO2, या यहाँ भी आप हीट लिख सकते हो, ठीक है. ये हो गया. दूसरा जो कंडीशन है, जब हम फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट, कौन सा, फेरस सल्फेट. एक्चुअली ये जो लेबोरेटरी में मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है, 7H2O FeSO4. इसको बोलते हैं हेप्टा हाइड्रेट, वाटर हाइड्रेट. 7 हेप्टा H2O हाइड्रेट फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, है ना. ये लेबोरेटरी में इस फॉर्म में मिलता है. जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं. क्या करते हैं, हीट करने के बाद ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा ना. डिकम्पोज होने के बाद ये क्या बनाता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड. कौन सा, फेरिक ऑक्साइड. ये डायरेक्ट फेरिक ऑक्साइड नहीं बनाता, ये पहले जैसे ही थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसका क्या हो जाता है, उड़ जाता है. तो पहले इसके फॉर्म में आता है, FeSO4 के फॉर्म में आता है, जो हमने यहाँ लिया है ना, FeSO4 के फॉर्म. इसको बोलते हैं एन हाइड्रेट या हाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, है ना. पहले इसके फॉर्म में आता है, पहले ये था हेप्टा हाइड्रेट फेरस सल्फेट के फॉर्म में. जैसे ही हमने इसको हीट किया ये किस फॉर्म में आया, FeSO4. जब FeSO4 के फॉर्म में आया तो फिर ये डिकम्पोजिशन होगा, ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ध्यान रखना होगा. क्या करना बोलेगा, जब फेरस सल्फेट, इसको कभी कभी बोलते हैं Fe2 सल्फेट भी बोल देते हैं, कहीं पे ये भी लिखा रहता है Fe2 सल्फेट. जब फेरस सल्फेट इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमेन व्हेन इट हीटेड, देन इट इज इन फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. दैट मीन्स कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इवेपरेट. ये क्या हो जाता है, ये 7 मॉलिक्यूल्स उड़ गया, सा हो गया, तो ये क्या बच गया, FeSO4. तब यहाँ पे जब FeSO4 बचता है तो फिर तब ये इसको हीट होता है. हीट होने के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, फिर SO2, फिर SO3. इसमें कलर कंपोजिशन भी होता है जो मैंने पीछे कराया है. इसका कलर कैसा था, फेरस का ग्रीन कलर. कौन सा कलर था, ग्रीन. और ये इसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन. आफ्टर रिएक्शन मैंने पहले क्लियर कर दिया है. ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड. और इसका जो बाय प्रोडक्ट है SO2 एंड SO3 गैस इज रिलीज आफ्टर डिकम्पोजिशन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्लियर हो गया. हम समझते हैं कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी. तो बच्चों
अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट हम आपको इसी का रिएक्शन बनाते हैं। अभी तो SO2 बनाना बता दिया। अब देखिए लेड नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, जो हमारे बुक में भी दिया गया है। लेड नाइट्रेट के साथ क्या करेंगे, PbNO3 होल 2 का जब हम डिकम्पोज कराएंगे लेड नाइट्रेट, ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। कलरलेस क्यों होता है कलरलेस, मैंने बताया हुआ है। लेड में कोई कलर नहीं होता, NO3 में कोई कलर नहीं, तो इसलिए ये कलरलेस। जब हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, या प्लस हीट पहले लो या इसको लिखो बाद में, तो ये क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड। क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड। और कौन से गैस निकालती है, NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों गैस के फॉर्म में देती है। अब यहाँ पे ये देखो, इसका कलरलेस था और इसका क्या कलर होगा, येलो कलर। जब रिएक्शन होता है तो ये कौन सा कलर देता है, येलो कलर। और ये जो होता है, इसका जो फ्यूम होता है वो कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स, ये भी पॉल्यूटेंट है। ब्राउन फ्यूम्स के रूप में NO2 निकलता है। और ऑक्सीजन, तो चूंकि ऑक्सीजन का तो कलरलेस ही होता है इसलिए गैस है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इससे भी हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, इससे हीट एब्जॉर्ब होता है और ह्यूज अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण NO2, दो चीज़ में, जिसमें NO2 CO2 SO2, ये तीनों रिएक्शन जिसमें से होगा उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, TDR, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या क्या चीज़ें निकल सकती है, SO2 CO2 NO2, ये तीन चीज़ें जिससे भी निकलेगी उसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली वे में कह सकते हैं। अब हम चलेंगे डिकम्पोजिशन बाय एक्शन ऑफ हीट। बाय एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट, इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने आपको करा दिया था, H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं हीट के रूप में तो ये H2 बनाता है प्लस O2 बनाता है, दोनों गैस अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। केस 2 में भी होता है, जब हम NaCl का लेते हैं, इसके ऊपर में भी जब हम इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ये भी क्या क्या बना देता है, Na प्लस और Cl माइनस, ये क्लोरीन गैस, गैस के फॉर्म में ये अलग अलग कर देता है। किस में, जब इसका हम, लेकिन याद रखना है मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन, मोल्टेन मतलब गला के, लिक्विड फॉर्म मतलब कि ना लिक्विड, ना बिल्कुल लिक्विड बनाना है, ना वो मोल्टेन जो थिक थिक लिक्विड होता है, मोल्टेन फॉर्म। तीसरा इसका भी आप कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में। ये भी जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो क्या बना देता है, 4Al प्लस 3O2। वही बात है, जो नेगेटिव टर्मिनल पे आपका क्या निकल जाएगा, Al, और पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या निकलेगा, O। नेगेटिव टर्मिनल पे Na, पॉजिटिव टर्मिनल पे Cl। मैंने आपको हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर करके दिखाया ना, इसी का तीनों को इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेना। सेम चीज़ें हैं, NaCl का सॉल्यूशन लेना है, इसके अंदर में डालना है, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन है, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। एक चीज़ और भी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, एक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के कारण, एक्शन ऑफ सनलाइट, जैसे जो लाइट के कारण जो होता है, जैसे आप ले लीजिए AgCl, सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ क्या बना देता है, Ag प्लस और Cl माइनस, ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए ये यूज़ होता है, फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। Ag, ये प्लस Cl नहीं, Ag प्लस Cl2 निकलता है ना, Cl कभी सिंगल फॉर्म में नहीं निकलता है, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2Ag
यहाँ भी डाल दीजिए 2Ag। इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए ये यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक और भी रिएक्शन है Ag के साथ, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट के प्रेजेंस में जाएंगे तो ये क्या बना देगा, 2Ag प्लस Br2, सिमिलर रिएक्शन। और इसको भी आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आई होप सारी समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो ये था तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं, तो बच्चों अगला जो हमारा लेक्चर 3 होगा उसमें हम आपको कराएंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और डेंसिटी, और वो सारी चीज़ कराएंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो तो उसके सेशन में बोलो। यानी कि ये 3 लेक्चर हो गया, 1 2 3, 3 लेक्चर के हैं, 3 लेक्चर के अंदर थर्ड और वो लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। ओके बाय, पढ़िए, कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में डाउट्स को कमेंट कर दो।